हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आईएएस नीति शास्त्र सोन घाटी में आने के लिए आपका धन्यवाद। पिछला वीडियो धन की विशेषताएं थी। पिछला वीडियो धन से संबंधित जो था, इसमें अर्थ, अवधारणा, इनकी आवश्यकता, उनकी महत्व और विशेषताएं 5 पार्टों में हमारे धन से संबंधित वीडियो था। आज का वीडियो जो है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार तथा रणनीतियाँ, यानी टॉपिक ये है कि हम प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक स्कूलों में एक उत्तम शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थापना हम कैसे करेंगे। प्राथमिक स्कूलों में जो भी कमियां हैं उसको हम कैसे सुधार करेंगे, उसके लिए हम रणनीतियाँ एवं सुधार पर अध्ययन करेंगे। पहला हेडिंग है सरकार की इच्छा तथा लक्ष्य। क्या है? पहला है सरकार की इच्छा या लक्ष्य, यानी प्राथमिक शिक्षा स्तर में उत्तम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इसमें सबसे पहले जरूरी ये है कि जो सरकार हो, राज्य सरकारें हों, जो गवर्नमेंट हैं, उनकी इच्छा होनी चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा की शिक्षा में सुधार किया जाए, एक उत्तम गुणवत्ता लाना है। इनका उद्देश्य होनी चाहिए, इनका इच्छा होना चाहिए। सर्वप्रथम सरकार की इच्छा और लक्ष्य, टारगेट होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि शिक्षक या छात्र या विभागाध्यक्ष या शिक्षा मंत्री जो भी हों, वो उन लोग के चाहने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले सरकार का इच्छा और लक्ष्य भी होना चाहिए कि हमें प्राथमिक शिक्षा स्तर पर उच्च गुणवत्ता में सुधार करना है, एक उत्तम गुणवत्ता वाला शिक्षा बनाना है। तो इनकी एक सोच, इनकी योजना और इच्छा होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों चाह भी लेते हैं तो भी एक उत्तम शिक्षा की गुणवत्ता को पूरा करने में वो पूरी तरह वो सफल नहीं होंगे। दूसरा हेडिंग पर्याप्त तथा भरपूर बजट का होना। पर्याप्त एवं भरपूर बजट का होना, यानी राज्य सरकारें जो हों वो प्राथमिक शिक्षा हेतु जो बजट होती हैं बहुत कम होता है। वो पूर्णतः जितनी ज़रूरत होती है योजना के अनुसार शिक्षा कार्यक्रम में खर्चा करने के लिए, वो उतना सरकार सही से बजट नहीं दे पाता है। यानी कहा जाए तो राज्य सरकार के पास बजट की कमी होती है। इसलिए वो पर्याप्त बजट की व्यवस्था करें, यानी प्राथमिक शिक्षा स्तर हेतु जो हो पर्याप्त तथा भरपूर बजट का होना, यानी पर्याप्त मात्रा में बजट होना चाहिए। फिर तीसरा टॉपिक और तीसरा हेडिंग की बात किया जाए तो शिक्षा मंत्री की इच्छा तथा लक्ष्य एवं योजना में सहभागिता का भी होना, यानी केवल सरकार को चाह लेने से कि हमें प्राथमिक स्तर के स्कूलों में अच्छी शिक्षा, जो भी कमियां हैं उसे सुधार करने के लिए केवल सरकार को चाह लेने और इच्छा होने मात्र से वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके साथ शिक्षा मंत्री का भी इच्छा एवं लक्ष्य और इनकी योजना भी होनी चाहिए कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में हमें सुधार करना है, बेहतर बनाना है, तभी जाकर हो पाएगा। फिर चौथा, शिक्षा मंत्री का सत्यनिष्ठ होना, कर्तव्यनिष्ठ होना और तथा ईमानदार होना, यानी शिक्षा मंत्री का सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार होना। अब ये नहीं कि सरकार का इच्छा तो है, लक्ष्य भी है, ठीक, इसके पास पर्याप्त बजट भी है, पर शिक्षा मंत्री का सत्यनिष्ठ यानी सत्य न होना, ईमानदार न होना, अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी न समझना। वो वहाँ से बजट तो दे रहे हैं पर शिक्षा मंत्री
इसमें घोटाला कर दे रहा है, वो प्राथमिक स्तर के स्कूलों तक कार्यक्रम के लिए जो भी फंड बजट है वो पूरी तरह पूरा का पूरा न पहुंच पाना भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा मंत्री का एक ईमानदार, एक सत्यनिष्ठ, एक कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य है। 5वां हेडिंग है, इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, शिक्षाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं छात्र लक्ष्य योजना के प्रति सहभागिता। जो भी सरकार योजना बनाई है कि हमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार करना है, एक बेहतर शिक्षा बनाना है, एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाना है प्राथमिक स्तर के स्कूलों में, तो हमें इसमें जिलाधिकारी, शिक्षाधिकारी, छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और लक्ष्य, सरकार के लक्ष्य एवं योजना में हमें क्या करना पड़ेगा, सहभागिता, हमें भी सहयोग करना होगा और उनका भी इच्छा होना चाहिए। यानी शिक्षक का भी इच्छा हो, छात्र का भी हो। अब ये नहीं कि शिक्षक ही चाहे, छात्र न चाहे, प्रधानाध्यापक चाहे, तो जिलाधिकारी का भी चाहना जरूरी है। फिर इसके बाद शिक्षाधिकारी भी चाहे, तो वो सरकार, मंत्री, यानी सभी को हमें सहभागिता इस लक्ष्य योजना के कि हमें प्राथमिक शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाना है, एक उत्तम शिक्षा बनाना है। ऐसी लक्ष्य में हमें सभी को सहभागिता देना होगा। केवल सरकार, केवल छात्र या शिक्षक के कर लेने से यह पूर्णतः शिक्षा की उत्तम गुणवत्ता की ओर हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें सभी को मिलकर सहभागिता एवं सहयोग देना होगा, तभी इस लक्ष्य एवं टारगेट को उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम प्राथमिक स्तर के स्कूलों में हम सुधार एवं उसे बेहतर बना सकते हैं। 6वां हेडिंग की बात किया जाए तो वो हेडिंग है कि जितने भी प्राथमिक स्तर के शिक्षा उत्तम गुणवत्ता में सहयोग करता है तथा प्रतिनिधित्व जो हैं उनको नीति शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। उन्हें नीति शास्त्र का अध्ययन होना अनिवार्य है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के शिक्षा में जिलाधिकारी, शिक्षाधिकारी, सरकार, शिक्षा मंत्री और छात्र शिक्षक भी आते हैं। फिर इसके बाद प्राथमिक स्तर में अन्य सहयोगी कार्यकर्ता भी होते हैं। तो इन सभी को नीति शास्त्र का अध्ययन होगा, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी, ईमानदारी का होना, यह सभी भावनाओं को समझने के लिए नीति शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। उन्हें नैतिक आचरण सही करने के लिए, क्योंकि स्वयं में हमें ईमानदार होना होगा, अपने कार्यों के प्रति एक कर्तव्य निष्ठता दिखाना होगा, एक अच्छी लगन से हमें कार्य करना होगा, तभी जाकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर 7वां हेडिंग बताया प्राथमिक स्तर के परिवेश को अति सुंदर बनाना है। यानी प्राथमिक विद्यालय की यदि टूटी फूटी है तो उसे मरम्मत करवा दिया जाए। फिर प्राथमिक स्कूल के गेट के अंदर से जो भी बाउंड्री एरिया है, फूलों की व्यवस्था, एक अच्छा सौंदर्य का बनाना, एक अति सुंदर बनाना, बहुत सुंदर। इसमें यदि बहुत पुरानी है तो इसमें विद्यालय को पेंटिंग करवाना। फिर इसके बाद टेबल कुर्सी, बेंच, चाई वगैरह जो भी बिछाने की व्यवस्था है, ब्लैक बोर्ड, डस्टर्स, चाक वगैरह, इस सभी की व्यवस्थाओं को प्रबंधन करना और प्राथमिक परिवेश को अति सुंदर बनाना कि बाहर से बहुत अच्छा दिखे और बहुत अच्छा लगे। कोई भी जाए तो लगे कि हाँ, विद्यालय बहुत अच्छा है, यानी बाहर से अच्छी दिखावट होना अनिवार्य है। 8वां हेडिंग की बात किया जाए कि प्राथमिक कार्यक्रम में अनुशासन का होना, यानी अनुशासन का बहुत जरूरी है। यानी यह इतना मतलब नहीं रखता कि इस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, स्कूल में कितना पढ़ाई होता है, इससे इतना डिपेंड नहीं है। हमें यह देखना है कि हमारा प्राथमिक परिवेश अति सुंदर होना चाहिए और प्राथमिक कार्यक्रम जो हो वो अनुशासन हो। ऐसा नहीं कि जो शिक्षक हो वो बिना टाइम का आए, उनकी एक पढ़ाने का योजना हो, पीरियड
की योजना हो कि किस टाइम पे क्या विषय पढ़ाना है, कब छुट्टी होगा, कब भोजन करना है, छात्र सभी यूनिफॉर्म में हों और साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें और इनका मूल्यांकन की भी व्यवस्था हो। यानी सभी प्रकार की एक अनुशासन हो, एक कठोर नियम हो जो शिक्षक के द्वारा बनाया जाए। और एक प्राथमिक स्तर पे अनुशासन कार्यक्रम में शिक्षक भर्ती में राजनीति का न होना, यानी प्राथमिक, निम्न एवं उच्च स्तर के विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती होते हैं उसमें राजनीति का कोई संबंध न होना। फिर 10वां हेडिंग है शिक्षक भर्ती परीक्षा को कठिन बनाना। या शिक्षक भर्ती की जो भी परीक्षा है वो कठिन हो और वह योग्य हो। इसमें टेट हो, सुपर टेट हो, इंटरव्यू को भी शामिल किया जाए। 11वां हेडिंग की बात की जाती है तो शिक्षक प्रशिक्षक कोर्स जैसे बीएड, एमएड, बीटीसी, फिर बीपीएड, एमपीएड, डीएड, ये सभी कोर्सों में सरकार की विशेष ध्यान होना चाहिए, विशेष सुविधा प्रदान होना चाहिए। इनका मूल्यांकन की व्यवस्था भी उचित तरीके से होना चाहिए। 12वां हेडिंग बीएड के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि बीएड पहले कक्षा 8 से 12 तक के लिए था, जबकि अब उसे कक्षा 5 तक के लिए मान्यता मिल गया है। तो उसे बड़े छात्रों एवं छोटे बच्चों में अंतर होता है। तो छोटे बच्चों का वह 6 महीने का टीचर ट्रेनिंग है जो जिसे ब्रिज कोर्स कहते हैं, इसे भी अनिवार्य करना चाहिए। 13वां हेडिंग शिक्षक को संतोषजनक वेतन मिलना चाहिए, यानी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले जिससे वो लक्ष्य एवं योजना के प्रति कार्य में रुचि। 14वां हेडिंग शिक्षक को सरकार की तरफ से आवास की सुविधा, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था की भी सुविधा देना चाहिए। 15वां हेडिंग शिक्षक को शिक्षक रैंक सूची निर्धारित करना चाहिए। सरकार को राज्य में जितने भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन सभी शिक्षकों में एक सीमा निर्धारित करना चाहिए कि छात्रों की एक मेरिट तैयार कर कि यदि छात्रों का 80% या 70% जो भी वो सीमा निर्धारित रखें, उस निर्धारित सीमा के यदि वो शिक्षक पार कर लेता है तो उन्हें शिक्षक रैंक सूची में उन्हें राज्य के सभी शिक्षकों में उन्हें स्थान देना चाहिए कि वे कितने नंबर में शिक्षक कितने नंबर में हैं, और यह शिक्षक रैंक सूची घोषित करना चाहिए। इसमें छात्रों के एक वर्ष पूरे क्लास में जो भी उन्होंने सीखा, क्या सीखा, वो मूल्यांकन के दौर पे इनका आकलन करने पर शिक्षक रैंक सूची का निर्धारित अपने योजना के अनुसार करना चाहिए। फिर शिक्षक को शिक्षक रैंक सूची में आए शिक्षकों को गोल्ड मेडल, पुरस्कार एवं सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित करना चाहिए, जिससे वे कार्य एवं योजना के प्रति उन्हें एक प्रेरणा मिल सके, उन्हें एक उत्साह मिल सके, एक नई शक्ति मिल सके इस योजना के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। 17वां हेडिंग में कहा गया कि जिस शिक्षक रैंक सूची में जो के आधार पर वेतन से अलग बोनस की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस शिक्षक के जितने में रैंक हो उसके आधार पर उन्हें बोनस मिलना चाहिए। और शिक्षक को हमें सम्मान देने की ज़रूरत है, सरकार को सम्मान देने की ज़रूरत है, इस समाज को सम्मान देने की ज़रूरत है, इस देश को। आईएएस अधिकारी से अधिक शिक्षक को हमें सम्मान देना चाहिए, जिससे शिक्षक को एक हीन भावना ना आ सके और वे इस लक्ष्य और योजना के प्रति एक नई शक्ति मिल सके, एक नया उत्साह मिल सके। तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना
चाहिए। और 20वां हेडिंग में शिक्षक एवं छात्र दोनों को समझना होगा। शिक्षक एवं छात्र को दोनों की भावनाओं को समझना होगा। शिक्षक है तभी छात्र है और छात्र है तभी शिक्षक है, इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। शिक्षक को यह ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम शिक्षक हैं, हम ही सब कुछ हैं, ऐसा नहीं। शिक्षक है तभी छात्र है और छात्र है तभी शिक्षक है, इस बात को अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। 21वां हेडिंग जो भी प्राथमिक पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम स्थानीय तथा व्यावसायिक कौशल को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। और 22वां हेडिंग कहता है कि छात्र, शिक्षक, सरकार चरित्र चित्र के लिए नीति शास्त्र का अध्ययन करे, यानी वे नीति शास्त्र का अध्ययन करें। शिक्षक हो, छात्र हो, प्रधानाध्यापक हो, ये सभी को बोल रहा है नीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए यदि इस लक्ष्य और योजना को प्राप्त करना है तो। 23वां हेडिंग पाठ्यचर्या सिलेबस जो हो वो रुचिकर हो, यानी वो छात्र को रुचि हो, छात्र के अरुचि न हो। 20वां हेडिंग छात्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, खेलकूद आदि कार्यक्रम कराना चाहिए। 21वां हेडिंग कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, यानी जो शिक्षा का मेन बिंदु हो वह बालक पर निर्भर करना चाहिए, वह शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। हमें इसमें बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, इनके बालक के सभी पक्षों का विकास करना चाहिए। 22वां हेडिंग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को की रूपरेखा को अपनाना चाहिए। 28वां हेडिंग सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा को, उनकी योजना को अपनाना चाहिए। इसमें सभी विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ना। 29वां हेडिंग स्कूल चलो अभियान अपनाकर। 20वां हेडिंग मध्याह्न भोजन, सरकार को प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो हो वो मध्याह्न भोजन दे, जिससे बालक आकर्षित हो और उन्हें फल फूल दूध की भी व्यवस्था। शिक्षा का अधिकार, संविधान में शिक्षा का अधिकार भी है, जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ऐसी सरकार व्यवस्था करे और इस नियम को लागू एवं पूर्णतः संचालन करें। 32वां हेडिंग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात की गई है। इसकी जो भी पाठ्यक्रम हैं इनकी योजनाओं को अपनाकर। 33वां हेडिंग राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान की बात की गई है, जिसे NIEPA कहते हैं, इनकी रूपरेखा को भी अपनाकर। 34वां हेडिंग शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक तथा अनूठी योजना की रूपरेखा को अपनाकर। 35वां हेडिंग शिक्षा सहयोग योजना, यानी शिक्षा में सहयोग योजना की रूपरेखा को जैसे कहा जाए तो सरकार स्कॉलरशिप दे, मेधावी छात्र दें की सहायता करें, इनकी आर्थिक मदद करें, उस प्रकार हमें शिक्षा में हर प्रकार से मदद करना चाहिए। पुस्तकालय की व्यवस्था कर, हमें बालकों की क्या समस्याएं हैं, स्कूल में क्या समस्या है, कितनी बजट की ज़रूरत है, यानी सहयोग देकर, यानी शिक्षा सहयोग योजना को भी अपनाकर हम कर सकते हैं।